नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है उन सबको क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। ये बातें मैंने बताई थी। एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पर देखना। वो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कई बार दे दिया है, मैं फिर दे रहा हूं। तुम सोच रहे होंगे फिर क्यों दे रहे हैं। फिर देने की एक वजह है, दोबारा से बताने की एक वजह है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगी क्यों बता रहा हूं। देखो बोर्ड पे, तुमने अक्सर घर पर सोल्ट को किस में मिलाया होगा? पानी में। ये मैं मान ही नहीं सकता कि तुम इस बात से इंकार कर दो कि नहीं मिलाया। कभी ना कभी तो तुमने ऐसा मिलाया जरूर है घर पे, चाहे तुमने मिलाया हो या सामने देखा हो मिलाते हुए, देखा जरूर होगा, है ना। अक्सर हम नमक को किस में मिलाते हैं? पानी में। यही काम हम शुगर में भी करते हैं ना। शुगर को किस में मिला देते हैं? पानी में। ध्यान से सुनना और मेरी बात का जवाब देना। और मुझे मालूम है अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल सही जवाब दोगे, और अगर नहीं सुनोगे तो बिल्कुल गलत जवाब दोगे। ध्यान से सुनो। तुम्हारे पापा एक बोरी में क्या भर के लाए? चीनी भर के लाए। एक बोरी में सर पे रख के, इतनी बड़ी बोरी सर पे रख के लेकर आए, चीनी भर के लेकर आए। और तुम्हारे पास था पानी का एक गिलास। पानी का एक गिलास, बोर्ड पे देखना। तुम्हारे पास बस सिर्फ क्या था? पानी का एक गिलास था। और उसके अंदर इतना पानी भरा हुआ था, पूरा भी नहीं था, इतना पानी भरा हुआ था, इतना। वो पूरी की पूरी बोरी, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजाकी एग्जांपल देने वाला हूं मैं, मजाकिया, लेकिन समझ में आ जाएगा। वो पूरी बोरी तुम्हारे पापा ने चीनी की इसमें दे मारी, क्या घुलेगा? क्या वो पूरी बोरी चीनी की इस जरा से पानी के अंदर घुलेगी या नहीं घुलेगी? आंसर है नहीं घुलेगी। क्वेश्चन है क्यों नहीं घुलेगी? अब उसका आंसर दो, क्यों नहीं घुलेगी। ये तो बात पता चल गई कि नहीं घुलेगी। मूर्ख इंसान भी बता देगा नहीं घुलेगी, लेकिन आंसर दो बुद्धिमान लोगों की तरह कि क्यों नहीं घुलेगी। रीजन है, इसलिए नहीं घुलेगी क्योंकि पानी बहुत कम है और चीनी बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, तुमने अक्सर देखा होगा जब पानी के अंदर हम नमक मिलाते हैं या पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं तो पानी होता है लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट मतलब पानी होता है ज्यादा, पानी होता है ज्यादा और नमक या चीनी होती है कम। मतलब पानी के अंदर जब तुम नमक मिलाओगे, पानी के अंदर जब तुम चीनी मिलाओगे तो चीनी का अमाउंट क्या होना चाहिए? कम, छोटा अमाउंट। छोटा अमाउंट मतलब थोड़ा सा। एक चम्मच नमक या एक चम्मच चीनी, दो चम्मच चीनी, तीन चम्मच चीनी, उतनी कम जितनी चल जाए, समझ रहे हो ना। और पानी का अमाउंट होना चाहिए ज्यादा। तो मुझे बताओ, पानी के अंदर तुम नमक घोलने वाले हो ना, पानी नमक को घोल देगा बहुत अच्छे से। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जो चीज दूसरी चीज को घोल देती है, पानी घोलता है नमक को, ना कि नमक पानी को घोलता है। ध्यान से सुनो, पेन वगैरह छोड़ दो, सिर्फ तुम्हें ध्यान से सुनने का खेल है। अगर ध्यान से सुन लोगे तो बढ़िया रहेगा, वरना समझ में नहीं आने वाला। कौन किसको घोलता है? क्वेश्चन ये है। क्या नमक पानी को घोलता है? नहीं, पानी नमक को घोलता है। तो ध्यान रखना, जो चीज दूसरे को घोलती है उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट। जो चीज दूसरे को घोल देती है उस चीज को बोला जाता है सॉल्वेंट। और जो चीज घुल जाती है, जो चीज घुल जाती है, घुल जाता है ना, नमक घुल जाता है, जो चीज घुल जाती है उस चीज को बोला जाता है सॉल्यूट। ध्यान से सुनो, तुमने नमक को पानी में मिलाया, क्या तैयार हो गया? बोलो, क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन। पानी को किस में मिला दिया? नमक में। या नमक को किस में मिला दिया? पानी में। एक ही बात है, क्या तैयार हो गया? सॉल्यूशन।
पानी ने नमक को घोला, पानी को क्या बोला जाएगा? सॉल्वेंट। और नमक घुल गया, नमक को क्या बोला जाएगा? सॉल्यूट। एक बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो घोलने वाला और एक घुलने वाला, एक मारने वाला एक मरने वाला। समझ रहे हो ना? एक बनाने वाला एक बनने वाला। हालांकि मारना या बनना बनाना यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर घुलना घुलाना है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारा लिंक बनवा रहा हूं। सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो वो जो तुम्हें घोल देगा और एक वो जो तुम घुल जाओगे। समझ रहे हो ना? जो तुम घुल जाओगे। एक पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला। ट्यूशन के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला। वीडियो के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक दिखाने वाला और तुम लोग देखने वाले। जो दिखाने वाला सॉल्वेंट और जो देखने वाले हैं वो सॉल्यूट। समझ रहे हो ना? जो घोलने वाला वो सॉल्वेंट और जो घुलने वाला वो सॉल्यूट। एक पीटने वाला एक पिटने वाला। पीटने वाला सॉल्वेंट और पिटने वाला सॉल्यूट। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल को अलग अलग एग्जाम्पल से लिंक कर दिया और मैंने फनी बातें बोली है ना, लेकिन ये मत सोचना कि उन बातों का इनसे कोई मतलब है, वो बस फनी बातें, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो मैंने तुम्हारा लिंक बना दिया, समझ में आ गया होगा ना? तो तुम समझ गए होंगे कि आज मैं क्या करवाने वाला हूं। आज के लिए हेडिंग डाल दो, और हेडिंग क्या डालोगे? डालो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नंबर 1 में तुम्हें लिखनी है सॉल्वेंट की डेफिनेशन। नंबर 1 में क्या लिखनी है? सॉल्वेंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो लिखो सॉल्वेंट की डेफिनेशन। तो मुझे बताओ, सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो घोल देता है। सॉल्वेंट उसे कहते हैं ना जो घोल देता है। तो लिखो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी किसका कंपोनेंट है? सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूट भी किसका हिस्सा है? सॉल्यूशन का। ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन का हिस्सा है, लेकिन फर्क क्या है? ये घोलता है और ये घुलता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस वाले वर्ड पर अंडरलाइन कर लेना। अगर ये वर्ड तुम्हारी डेफिनेशन से छूट गया, समझो डेफिनेशन हो गई तुम्हारी गलत। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, कुछ भी लिख देते हैं लेकिन मेन वर्ड नहीं लिखते। तो इस वाले वर्ड पर अंडरलाइन कर लेना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है डिसॉल्व्स, VES। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डिसॉल्व्स, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स, जो घोल देता है। दैट डिसॉल्व्स का मतलब होता है जो घोल देता है ना। दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को घोल देता है। दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ठीक है। मुझे बताओ, पानी में नमक घोलना है, पानी ज्यादा होना चाहिए ना। इतनी सारी चीनी भर के लाए तुम बोरी में, पानी तुम्हारे पास इतना सा है, क्या पानी घोल पाएगा? नहीं घोल पाएगा। पानी नहीं घोल पाएगा उस नमक को, पानी नहीं घोल पाएगा उस चीनी को, पानी नहीं घोल पाएगा इतनी सारी मिट्टी को। समझ रहे हो ना? तो पानी का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। नमक लोगे 1 चम्मच तो पानी लोगे 1 गिलास, नमक लोगे 1 गिलास तो पानी लोगे 1 बाल्टी, नमक लोगे 1 बाल्टी तो पानी लोगे 1 ड्राम। समझ रहे हो ना? सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए और सॉल्यूट हमेशा कम होना चाहिए। तो लिखो इसी के अंदर, मैंने क्या लिखा है पहले ध्यान से सुनो। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, ठीक है।
लिख लो, सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट, सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, है ना, बड़े अमाउंट में होता है हमेशा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, एक एग्जांपल लिखवा दूं, समझ में आएगा, यही लिख लेते हैं, लिखो, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलना, बताना जरा इसमें से कौन सा सॉल्वेंट है, पानी है ना सॉल्वेंट, क्योंकि कौन घोलेगा चीनी को, पानी, घोलने वाला बंदा सॉल्वेंट, घुलने वाला बंदा सॉल्यूट, मरने वाला बंदा सॉल्यूट, मारने वाला सॉल्वेंट। तो लिखो शुगर इन वाटर, हाँ कॉमा लगा के लिखो, वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। इस एग्जांपल में वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। तुम सोच रहे होंगे वाटर के अलावा और कोई सॉल्वेंट नहीं होता, सिर्फ पानी ही घोलता है, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो घोलती हैं, अभी मैं बताऊंगा, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। अब दूसरी डेफिनेशन लिखनी है तुम्हें, नंबर 2 लिखो भाई, नंबर 2 में लिखना है सॉल्यूट, नंबर 2 में लिखो सॉल्यूट। तो ध्यान से सुनो, यहां पर एक शब्द आया था इंपॉर्टेंट, देखो बोर्ड पे, सॉल्वेंट में आया था डिसॉल्व्स, जो घोलता है, डिसॉल्व्स का मतलब जो घोलता है, और सॉल्यूट में आएगा डिसॉल्व्ड, छोटा सा ही फर्क है, देखो वहां पर आ रहा है ईएस, इंग्लिश ग्रामर में तुमने सुना होगा एस या ईएस, है ना, जो घुलता है, और डिसॉल्व्ड मतलब जो घुल जाता है, ये घोलता है, ये घुलता है, ठीक है, ये घोलने वाला बंदा, ये घुलने वाला बंदा, ये मारने वाला इंसान, ये मरने वाला इंसान, ठीक है, जो मरता है। तो लिखो सॉल्यूट में, बस इतना सा ही फर्क है, पूरी डेफिनेशन में कोई और फर्क नहीं है, अगर यहां पर ईडी लगा तो ही सही माना जाएगा, और यहां पर ईएस लगा तो ही सही माना जाएगा। तो लिखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड, ध्यान से देखना, डिसॉल्व्ड बोला है, डिसॉल्व्ड, ईडी भी आएगा, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड, जो घुल जाता है ना, और कौन घोलने का काम करता है इसको, सॉल्वेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड, दैट डिसॉल्व्ड बाय सॉल्वेंट, कौन घोलता है इसको, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के द्वारा, है ना, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्ड बाय सॉल्वेंट, बाय solvent is called solute, is called solute, is called solute, ठीक है, is called solute। तो बताओ सॉल्यूट कम होना चाहिए ना, मैंने बताया था पानी ज्यादा होना चाहिए, नमक कम होना चाहिए, पानी ज्यादा होना चाहिए, चीनी कम होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो लिखो, इसी में लिख लो, सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी बोलो या स्मॉल अमाउंट बोलो, एक ही बात है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। एक एग्जांपल लिखवा दूं, लिखो, फॉर एग्जांपल शुगर, शुगर इज सॉल्यूट,
फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सॉल्यूट, फॉर एग्जाम्पल शुगर इज सॉल्यूट। ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट में हर बार किसको बोल रहा था? वाटर को। क्वेश्चन ये है, क्या मैं हमेशा वाटर बोलूंगा? क्या पूरी दुनिया में, पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में सिर्फ सॉल्वेंट वाटर ही होता है? मैं बोलूंगा नहीं। ध्यान से सुनो, वाटर ऐसा सॉल्वेंट है, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मैक्सिमम सभी चीजों को घोल देता है, सभी चीजों को, ज्यादातर सभी चीजों को घोल देता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पानी को भी मात दे देती हैं, जो पानी से घुलना पसंद नहीं करती। तो देखने वाली बात यह है कि उन चीजों को अगर पानी नहीं घोल पाता तो उन्हें कौन घोलता है? क्वेश्चन ये है ना। पानी कहीं कहीं पर फेल हो जाता है चीजों को घोलने में, पानी हर चीज को नहीं घोल पाता, पानी सबके लिए सॉल्वेंट नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर पानी क्या हो जाता है? फेल। और अगर पानी फेल हो जाता है तो उन्हें कौन घोलता है? तो पहले ये बातें लिखनी है, ठीक है। तो ये बातें लिखने से पहले ना एक नोट लिखो। तो नोट में लिखो भाई, पहले ए पॉइंट, स्मॉल ए पॉइंट लिखो, नोट के अंदर स्मॉल ए पॉइंट लिखो। तो मैंने बताया ज्यादातर सब्सटेंस तो घुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नखरे दिखाते हैं कि हम नहीं घुलेंगे भाई पानी से, हम क्यों घुले, हम क्या पानी है जो पानी से घुले? तो नखरे दिखाते हैं तुम्हारी तरह, है ना। जैसे तुम लोग पानी पीना पसंद नहीं करते अक्सर, ऐसे वो भी नखरे दिखाते हैं, हम तो नहीं घुलने वाले हुए पानी से, हम क्या बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे पानी से घुलेंगे। तो उनके लिए अलग सॉल्वेंट मंगवाया जाता है। और वो कौन कौन से सॉल्वेंट होते हैं वो भी लिखाऊंगा, पहले ए पॉइंट लिखो। लिखो, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल। बोर्ड पे लिखा हुआ है सॉल्यूबल, मतलब ज्यादातर सब्सटेंस पानी में क्या होते हैं? सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। सॉल्यूबल का मतलब होता है घुलना, ज्यादातर घुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नखरे दिखाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कुछ और मंगवाते हैं। अगर तुम्हें दाल फ्राई पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए मटर पनीर मंगवाएंगे, समझ रहे हो ना। ऐसे उनके लिए भी कुछ और मंगवाते हैं। तो देखते हैं क्या मंगवाते हैं, पहले लिखो, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर soluble in water, most of the substances are soluble in water, ज्यादातर तो घुल जाते हैं, है ना। लिखो, पता है एक अंदाजा बताऊं, 95% चीजें ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती है, जो पानी में घुलना पसंद करती है। आई लाइक इट, है ना, पसंद करती हैं। इसलिए पानी को कैसा सॉल्वेंट माना जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल का मतलब होता है लगभग सभी चीजों में पाया जाने वाला। कहते नहीं है ये तो बंदा यूनिवर्सल है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड मत लगाना, यहां पर यूनिवर्सल का मतलब है लगभग सभी चीजों को घोल देता है। कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी नहीं घोल पाता, लेकिन फिर भी पानी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्योंकि भाई 95% चीजों को घोल देता है, ये तो कोई कम थोड़ी ना है। 95% चीजों को तो घोल रहा है ना, 5% ही तो नहीं घोल पा रहा है, बस 95% तो घोल पा रहा है ना चीजों को, तो इसलिए यूनिवर्सल। तो लिख लो इसी में ही, मैंने लिखवाया, ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। लिखो, हैंस वाटर इज कॉल्ड, hence water is called universal solvent, water is called universal solvent, ठीक है। इसलिए पानी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कई बार टेस्ट में और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, तो तुम्हें ये वाली लाइन चिपका देनी है 1 नंबर में, समझ रहे हो ना, कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई सारी चीजों को घोल देता है। अब क्वेश्चन ये है कि जिन चीजों को पानी नहीं घोल पाता तो उन्हें कौन घोलेगा? जिन्हें पानी सॉल्वेंट के रूप में पसंद नहीं है
तो उनके लिए क्या चीजें मंगवाई जाती हैं? तो उनके लिए ये चीजें मंगवाई जाती हैं। अब लिखो नंबर बी में, नोट के अंदर लिखो बी पॉइंट। उनके लिए भाई कुछ और ऑर्डर करवाया जाता है। होटल पर जाते हो और होटल में तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं आई तो तुम्हारे लिए कुछ और मंगवाया जाएगा, ऐसे इनके लिए कुछ और मंगवाया जाता है। इनके लिए पानी काम नहीं आता, इनके लिए पानी काम नहीं आता जो नखरे दिखाते, उनके लिए काम आती है ये चीजें। अब मैं तुम्हें कुछ और सॉल्वेंट लिखवा रहा हूं। वो सॉल्वेंट तब लगाए जाते हैं जब पानी क्या हो जाता है, फेल। मैंने पहले ही बता दिया पानी 95% चीजों में फेल नहीं होता। पानी 95% चीजों में कामयाब हो जाता है, लेकिन 5% चीजों में फेल हो जाता है। तो वहां पर क्या मंगवाए जाते हैं, ये सब्सटेंस। लिखो लिखो, बट ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व। बी में लिखना है, बी पॉइंट में, बट BUT, but all substances do not dissolve in water. All substances do not dissolve in water. Do not dissolve in water. अब उनके लिए क्या मंगवाया जाएगा, उनके लिए ये मंगवाया जाएगा। ध्यान से सुनना, तुमने एक भी नाम पहले से सुना नहीं होगा। अगर तुमने 8th क्लास में या पहले की क्लासेस में मेहनत करी होगी तो शायद तुम एक आध नाम को पहचान लो, ठीक है। इसलिए परेशान मत होना कि ये क्या होता है वो क्या होता है, सिर्फ लिख लेना। अभी साइंस में दुनिया भर की चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना, इसलिए चुपचाप लिख लेना। और अगर वाक्य में सर्च करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो गूगल पे सर्च करो, जितना मर्जी पता चल जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं कि वो क्या है, मुद्दे की बात ये कि ढंग से लिख लो। पहले लिखो, मैंने लिखवाया बट ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो उनके लिए क्या मंगवाया जाता है जिन्हें पानी पसंद नहीं है। अब लिखो हैंस। अब वो सब्सटेंस लिखने हैं तुम्हें जिनका सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखो हैंस। लिखो, पहला लिखो ईदर, उसी लाइन में लिखना है, हैंस के बाद ही लिखना है। लिखो ईदर, क्या पढ़ते हैं इसको, ईदर, कॉमा, बेंजीन। सुना है बेंजीन, तो सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, और सुना है तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी नाम लिखने हैं, बस एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ क्या लिखने हैं, नाम, ठीक है। ईदर कॉमा बेंजीन कॉमा, एल्कोहल तो सुना होगा, ये मालूम है ना, ड्रिंक में होता है ये, बियर वगैरह में, विस्की वगैरह में, है ना, शराब के अंदर होता है ये। इधर मैं बता देता हूँ परफ्यूम वगैरह के अंदर होता है, बेंजीन भी परफ्यूम वगैरह के अंदर होता है। कॉमा लिखो, कॉमा लगाओ, कार्बन डाइसल्फाइड नीचे लिख रहा हूं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कॉमा, और लिखो, बहुत सारे हैं मेरे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक्सेट्रा कर लेना, वरना और भी बहुत सारे होते हैं। ध्यान से सुनो, साथ साथ लिखते रहना और देखते भी रहना। देखो, जहां पर पानी फेल हो जाता है सॉल्वेंट, वहां पर कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ईदर। जहां पर पानी सही से नहीं घोल पाता वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, बेंजीन। जहां पर पानी सही से नहीं घोल पाता वहां पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, एल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, मैंने तुम्हारे बोर्ड पर लिख दी है ना। ये कुछ सॉल्वेंट है, जब पानी को फेल हो जाता है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं घोलने के लिए, ठीक है। तो लिख लो, ईदर बेंजीन, एल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एटसेट्रा कर लो, एटसेट्रा, ईटीसी लिख लो, एटसेट्रा। एटसेट्रा के बाद लिखो also used as solvent। इनका भी इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सॉल्वेंट के तौर पर। जब किया जाता है जब क्या फेल हो जाए, पानी। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वाटर के अलावा कोई से भी दो सॉल्वेंट का नाम बताइए। पानी के अलावा कोई से भी दो सॉल्वेंट का नाम बताइए। तो इनमें से कोई से भी दो लिख देना, ईदर लिख देना, बेंजीन लिख देना ना, जो पसंद है वो लिख देना। पेपर में आ जाता है
अगर जिन चीजों को पानी नहीं घोल पाता उन्हें कौन से सॉल्वेंट घोल देते हैं, तो तुम इनमें से फिर से किसी का नाम लिख देना है ना। ये सब के सब पानी के अलावा घोल देते हैं चीजों को, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैंने बताया था 95% चीजें ऐसी होती है जहां पर पानी काम आ जाता है, लेकिन जहां पर पानी काम ना आए वहां पर ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ही चल रहा है टॉपिक तो, है ना। अगला हेडिंग डालना है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना भाई, मेरे से गलती हो जाती है सारी स्पेलिंग में। एक्वस एंड नॉन एक्वस, तुम हो सकता हो इसको कुछ और पढ़ो, लेकिन भाई मैं तो यही पढ़ता हूं एक्वस, ठीक है। हो सकता है स्कूल के अंदर टीचर इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। और वैसे भी प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है, मैटर करती है स्पेलिंग, कि तुम स्पेलिंग सही लिखो और सही याद करो, समझ रहे हो ना। तो मैं बोलता हूं एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर देखो स्पेस कम इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से सॉल्यूशन एक्वस होते हैं और कौन से सॉल्यूशन नॉन एक्वस होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही सिंपल है, मेहनत नहीं करनी। अब ये भी जो पढ़ाया है ना वो सुनना है बस। देखो मैंने तुम्हें बताया ना, कहीं कहीं पर पानी घोल देता है, पानी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, लेकिन कहीं कहीं पर पानी क्या हो जाता है, फेल, है ना। मैंने बताया था ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पानी को क्या लिया जाता है, सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है, जहां पर पानी घोल देगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पानी को मना कर दिया जाता है, मतलब पानी क्या हो जाता है, फेल। पानी के अलावा अदर इस्तेमाल किए जाते हैं, पानी के अलावा क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, अदर सॉल्वेंट। अदर सॉल्वेंट दोबारा से बताऊं, अदर सॉल्वेंट मतलब ईदर बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझ रहे हो ना, वो सारे के सारे, एल्कोहल, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से सुनो, जब पानी को इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पर, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है भाई, समझ में आ गई होगी। जब तुम सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल कर रहे हो, पानी, तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार होएगा, एक्वस सॉल्यूशन। और जब पानी को छोड़कर तुमने किसी और की हेल्प ली है, तो कौन सा सॉल्यूशन तैयार होएगा, नॉन एक्वस, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, पहले ही बता देता हूं, चीनी ना पानी में घुल जाती है, चीनी पानी में घुल जाती है, चीनी पानी में घुल गई, कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। चीनी पानी में क्या हो गई, घुल गई, कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, मैंने कोई सब्सटेंस लिया है एक्स, मैंने कोई सब्सटेंस लिया, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या लिया, लेकिन मैंने एक्स ले लिया, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक्स को पानी में घोला, नहीं घोला, मैंने इधर पता है किसमें घोला, बेंजीन में घोला, बेंजीन में घुल गया, कौन सा सॉल्यूशन तैयार हो गया, नॉन एक्वस। पानी में घुलेगा तो एक्वस, पानी में नहीं घुलेगा नॉन एक्वस, समझ रहे हो ना, बात समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें दो डेफिनेशन लिखनी है, लिखो नंबर 1 के अंदर। पहले डेफिनेशन लिखनी है एक्वस सॉल्यूशन की, नंबर 1 में हेडिंग डाल दो एक्वस सॉल्यूशन, नंबर 1 में हेडिंग डालो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। लिखो एक्वस सॉल्यूशन में। तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, जब पानी क्या होता है, सॉल्वेंट, तो एक्वस, और जब पानी सॉल्वेंट नहीं होता तो नॉन एक्वस। तो लिखो दोस, THOSE, दोस, दोस्त मत लिख देना, अभी दोस्त लिख दो। लिखो दोस सॉल्यूशंस, दोस solutions in which water
इज सॉल्वेंट, जहां पर पानी क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। दोज सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, है ना, नमक को पानी में घोलना भूल जाएगा ना, आराम से भूल जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, salt in water, comma sugar in water, sugar in water, etc. For example, salt in water, sugar in water, etc. लिख लो are called aqueous solution, are called aqueous solution. Are called aqueous solution. तो जब पानी इस्तेमाल किया जा रहा है सॉल्वेंट के रूप में तो aqueous, लेकिन जब पानी की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जा रहा है तो नॉन aqueous। लिखो नंबर 2 के अंदर हेडिंग नॉन aqueous सॉल्यूशन, नंबर 2 के अंदर हेडिंग डालो नॉन aqueous सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना यहां पर पानी फेल हो जाता है और पानी की जगह हम किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब लिखो नॉन एक्वस के लिए, है ना, बहुत ही सिंपल है, जहां पर पानी काम नहीं करता, जहां पर पानी सॉल्वेंट नहीं होता उसकी जगह दूसरे लोग आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, बेंजीन आ जाता है, कौन आ जाते हैं, ईथर आ जाता है, कौन आ जाते हैं, एल्कोहल आ जाते हैं, वो सारे जो मैंने लिखवाए थे, समझ रहे हो ना। लिखो those solutions in which water is not solvent, जहां पर पानी सॉल्वेंट नहीं होता है, कौन होते हैं, लिखवा दूंगा अभी। लिखो those solutions in which water is not, those solvent in which water is not, water is not solvent, water is not solvent, ठीक है, जहां पर पानी सॉल्वेंट नहीं होता है। those solutions in which water is not solvent। लिखो इंस्टेड ऑफ वाटर, पानी की जगह, इंस्टेड मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, इंस्टेड का मतलब होता है की जगह, हम पानी की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, बेंजीन का करते हैं। पानी की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लिखो दो सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज नॉट सॉल्वेंट, इंस्टेड ऑफ वाटर मतलब पानी की जगह, इंस्टेड ऑफ वाटर अदर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, अदर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, इंस्टेड ऑफ वाटर अदर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड। और वो कौन कौन से अदर सॉल्वेंट लिखवा दूं एक आध, देखो वैसे तो वो मैंने सारे लिखवा दिए हैं लेकिन फिर भी एक आध लिख लो इसके अंदर। लिख लो अदर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड लाइक एल्कोहल, बेंजीन, स्पेलिंग वहां से देख लेना अगर दिक्कत हो रही है तो। आर यूज्ड लाइक एल्कोहल, बेंजीन, ईथर, एटसेट्रा। सारे मत लिखना, है ना, सारे मत लिखना। और भी लिखवा दूं कई सारे, चलो रहने दो। हाँ, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल लिखवा दूं मैं, चलो इतने रहने दो, एटसेट्रा। लिख लो आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन, आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो हमने कई तरह के सॉल्यूशन पढ़े, सॉलिड सॉल्यूशन पढ़े, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े, एक्वस सॉल्यूशन पढ़े, नॉन एक्वस सॉल्यूशन पढ़े, और भी कई सारे पढ़े, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। मुझे बताओ घर पर जब तुम पानी के अंदर नमक को घोल देते हो तो नमक के पार्टिकल्स, नमक के वो छोटे छोटे टुकड़े क्या तुम्हें पानी के अंदर दिखाई देते हैं?
भाई दिखाई नहीं दे रहे तभी तो होमोजीनियस है, नहीं दिखाई देते ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे बिना माइक्रोस्कोप के। मैंने क्या बोला? बिना माइक्रोस्कोप के। माइक्रोस्कोप से तो खैर देख लोगे, लेकिन बिना माइक्रोस्कोप के तुम आंखों से नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होंगे। अगला हेडिंग है प्रॉपर्टीज, लिखेंगे भाई इनकी। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ, और किसकी प्रॉपर्टीज? भाई सॉल्यूशन की। और किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। लिखो नंबर 1। पहली प्रॉपर्टी तो ये लिखनी है जो तुम्हें मालूम है। मुझे बताओ सॉल्यूशन में हम कौन सा मिक्सचर पढ़ते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? भाई खत्म होने वाला टॉपिक है अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसका नाम होता है, होमोजीनियस का। सॉल्ट इन वाटर किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस। शुगर इन वाटर किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस। अल्कोहल किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस। ये सबके सब होमोजीनियस है। सॉल्यूशन किसका नाम है, होमोजीनियस का। तो लिखो पहली प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस। स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि होमोजीनियस ये वाली स्पेलिंग, इसको कुछ लोग होमोजीनस भी पढ़ते हैं। होमोजीनस एक ही बात है, लेकिन स्पेलिंग मैटर करती है, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करती है ना। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी, समझ में आ गई होगी। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब बस मुझे इतना बताओ कि क्या इसके पार्टिकल्स तुम घर पर तसल्ली से देख पाते हो? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो पेपर में आता है सॉल्यूशन के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं आखिर, जो देख ही नहीं पाते। मीटर सुना है, मीटर सेंटीमीटर, उनसे भी छोटे होते हैं। एक यूनिट और होती है नैनोमीटर। कौन सी यूनिट होती है, नैनोमीटर। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से भी ज्यादा छोटा क्या होता है, नैनोमीटर। इसको दिखाया जाता है एनएम से। जैसे सेंटीमीटर होता है ना सीएम से, मिलीमीटर होता है एमएम से, इसी तरह से नैनोमीटर होता है एनएम से। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स इससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, और ये इतना छोटा साइज होता है कि तुम इसे खुले आंखों से देख ही नहीं पाओगे बिना माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो नंबर 2 में लिखो यही प्रॉपर्टी, किसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। मैं क्लास में, चाहे बोर्ड क्लास हो चाहे वीडियो क्लास, जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं कि ये पेपर में आ चुका है, टेस्ट में आ चुका है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन है ना वही वाले होते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं। तो तुम्हें उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है, कभी भी गलती नहीं हो सकती। फिर पेपर में आता है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम खुली आंखों से क्यों नहीं देख पाते, तो तुम्हें यही बताना है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, और कितने छोटे हैं वो भी मैं लिखवा दूंगा, इसीलिए हम इसको नहीं देख पाते हैं। तो लिखो नंबर 2 दूसरी प्रॉपर्टी, तो लिखो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर, द पार्टिकल्स of a solution are smaller than the particles of a solution are, कितने छोटे होते हैं बताया मैंने? अभी तक नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, अब बताएंगे, क्यों घबरा रहे हो, टेंशन मत लिया करो मेरे होते हुए। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, कितने छोटे होते हैं, लिखो स्मॉलर देन, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जैसे 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, उसी तरह से 1 नैनोमीटर। पूरा मत लिखना, एनएम लिखना, बस याद रहेगा ना, एन का मतलब नैनो और एम का मतलब मीटर, नैनोमीटर। ठीक है, तो लिखो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर।
मैं तुम्हें बता दूं कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना 10⁻⁹ मीटर, ये ब्रैकेट में लिख लेना। कई बार पेपर में आ चुका है कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो तुम्हें बताना है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, लिख लो नॉलेज के लिए। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन, मैं रिपीट कर रहा हूं, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, ब्रैकेट में लिख लेना 10⁻⁹ मीटर, ब्रैकेट कर दो बंद। ठीक है, मतलब ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, और इसीलिए हम इनको नहीं देख पाते हैं। तो लिखो सो दे कैन नॉट बी सीन, बोर्ड पे लिखा हुआ है सीन, कहते नहीं सीन कर दूंगा, वही वाला सीन। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, नेकेड आइज का मतलब होता है खुली आंखें, इन्हें तुम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। सो देख ही नहीं पाएंगे भाई, हम क्या, कोई भी नहीं देख पाएगा, हम अपनी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, इन्हें तुम खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। लिखो नंबर 3, मुझे बताओ नमक पानी में घोला, चीनी पानी में घोली, उसको छानने की कोशिश करी तुमने फिल्टर पेपर से। एक फिल्टर पेपर होता है, सिंपल पेपर दिखेगा वो दिखने में, लेकिन वो बहुत ही बारीक होता है फिल्टर पेपर। हो सकता है तुमने स्कूल में देखा हो फिल्टर पेपर, केमिस्ट्री लैब के अंदर, है ना, कोई बात नहीं। जैसे अखबार का कागज होता है ना, उससे भी पतला होता है, अखबार के कागज से भी पतला। तो उसके अंदर भी अगर तुम छानने की कोशिश करते हो ना, तब भी नमक के पार्टिकल्स अलग नहीं होते हैं। तुम घर पर इसको फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है, तो नमक के पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता। अब लिखो, ऐसा होने की दो वजह, बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हारे सामने दो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक कंटेनर के अंदर तो पानी में क्या घुला हुआ है, नमक, और एक कंटेनर के अंदर, पानी के अंदर क्या घुला हुआ है, सैंड, मिट्टी, है ना, मिट्टी बोलो या रेत बोलो, एक ही बात है, अभी तो हमें समझना है बस, है ना। मुझे बताओ, इसमें नमक घोल के रख दिया, इसमें मिट्टी घोल के रख दी, 1 घंटे के लिए तुमने इस कंटेनर को बिना हिलाए एक तरफ रख दिया। 1 घंटे बाद क्या देखोगे, मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे ना, मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ना, लेकिन क्या नमक के पार्टिकल सेटल डाउन होंगे, नहीं। तो तुम बाद में क्या करोगे, मिट्टी के पार्टिकल को फिल्टर कर लोगे बहुत आसानी से, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल साफ हो जाएगा पानी, मैं प्योर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मिट्टी के पार्टिकल्स को अलग करने की, प्योर बनाने की बात नहीं हो रही। ये मुझे भी मालूम है मिट्टी पूरी तरह से अलग नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल्स तो अलग हो जाएंगे ना, यहां पर तो कुछ भी नहीं होने वाले। तो कुल मिलाकर सॉल्ट को पानी में से अलग नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ देर के लिए अगर तुम कंटेनर को छोड़ भी दोगे ना, तो भी कंटेनर के अंदर नमक के पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, यहां पर सैंड के पार्टिकल्स हो जाएंगे, लेकिन यहां पर सैंड के पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो लिखो नंबर 3 में तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। सोल्यूट मतलब नमक, सोल्यूट मतलब शुगर, समझ रहे हो ना। तो लिखो, द सोल्यूट पार्टिकल्स, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। सेपरेटेड की स्पेलिंग में बोर्ड पे लिख देता हूं भाई, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी
सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिल्ट्रेशन लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्यों क्यों नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्यों नहीं कर पाते फिल्टर। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं। अगर नमक घोलने के लिए, नमक घोलने के बाद तुम 1 घंटा रख दो, 1 दिन रख दो, 1 हफ्ते रख दो, क्या नमक के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे नीचे? कभी नहीं बैठने वाले। मतलब कि तुम फिल्टर कर ही नहीं सकते। तो लिखो बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। सेटल डाउन का मतलब होता है नीचे बैठना। उसके पार्टिकल्स कभी भी नीचे नहीं बैठते हैं। सेटल डाउन बोर्ड पे लिखा हुआ है। डू नॉट सेटल डाउन बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। डू नॉट सेटल डाउन, है ना। अगर तुम कंटेनर को एक जगह रख भी दोगे बिना हिलाए डुलाए, बिना डिस्टर्ब करे, तब भी नहीं बैठेंगे। तो लिख लो बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन कंटेनर, कंटेनर मतलब जिसमें वो सामान रखा हुआ है, व्हेन कंटेनर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। कहीं पर कंटेनर को तुमने बिना डिस्टर्ब करे छोड़ दिया। लिख लो सेटल डाउन व्हेन कंटेनर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। बोर्ड पे लिखा हुआ है अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए डुलाए, बिना उसको हिलाए तुमने उस कंटेनर को एक तरफ छोड़ दिया था। उधर की स्पेलिंग देखो कट गई है, मैं नीचे लिख देता हूं। डिस्टर्ब के बाद इधर लिख देता हूं, अब दिख रहा होगा अनडिस्टर्ब। एक ही बात, एक ही शब्द है पूरा। मैंने नीचे से लिखा है क्योंकि उधर स्पेस कम पड़ गया था। ठीक है, कंटेनर लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, अगर तुम बिना, अनडिस्टर्ब का मतलब होता है बिना हिलाए, बिना उसको परेशान करे तुमने एक तरफ छोड़ दिया कंटेनर को, क्या नमक बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन कंटेनर लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है, लिख लो हैंस सॉल्यूशन जैसा था वैसा ही रहेगा, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठने वाले। ठीक है, लिखो हैंस। और इसीलिए सॉल्यूशन को पता है क्या बोला जाता है? इसीलिए सॉल्यूशन को बोला जाता है स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिर, जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो लिख लो दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टेबल। दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब मैं तुम्हें ना एक राज की बात बताऊंगा, तुम इस राज की बात को घर पे भी कर सकते हो। टॉर्च है घर में? आजकल मोबाइल में सबके टॉर्च होता है ना। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा लेकिन घर पे किसी ना किसी के पास होगा, टॉर्च होगा ना, फ्लैश होता है उसके अंदर। ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट है, घर पे भी कर सकते हो, है ना। अगर तुमने उस एक्सपेरिमेंट को कर लिया ना तो तुम्हें चौथी प्रॉपर्टी समझो आ गई। देखो, तुमने एक कांच का ग्लास लिया, जरूरी नहीं है ग्लास हो, कोई भी कंटेनर हो, लेकिन किसका हो? कांच का, है ना, शीशे का बना हुआ हो। देखो, उसके अंदर तुमने फुल क्या भर लिया? पानी। और उस पानी के अंदर या तो तुम घोल लेना नमक, या फिर क्या घोल लेना? भाई अब तो रट गई होगी बात, नमक और चीनी, नमक और चीनी। अब तो दिमाग में नमक चीनी हो गई है तुम्हारे तमाम, है ना। उस कंटेनर के अंदर या तो सॉल्ट घोल लेना या फिर क्या घोल लेना? शुगर। समझ रहे हो ना। घोलने के बाद कंटेनर को रखना, और यहां पर है ना एक छोटी सी क्या लगाना? टॉर्च। यहां पर क्या लगानी है? छोटी सी टॉर्च। टॉर्च अगर घर में टॉर्च हो ना, ओरिजिनल टॉर्च जो होती थी वाली टॉर्च हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फोन के अंदर फ्लैश वगैरह होते हैं, फोन के अंदर जो टॉर्च होते हैं वो व्हाइट लाइट होती है,
और व्हाइट लाइट से तुम्हारा इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट दिखाई देगा नहीं, सच बताऊं तो मैं। नामचार के लिए दिखाई देगा, नामचार के लिए। अगर येलो कलर की टॉर्च है तो ज्यादा बढ़िया है। एक काम करना, उसके आगे येलो पन्नी लगा सकते हो। खैर मुद्दे की बात सुन लो, तुम टॉर्च वोर्च छोड़ो, है ना। टॉर्च होगी तो कर लेना, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है। वैसे मैं सही पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है। देखो, जब तुम टॉर्च अप्लाई करोगे ना, और बीच में क्या रखा हुआ है, कंटेनर, जिसके अंदर पानी में क्या घुला हुआ है, नमक। जैसे तुम टॉर्च अप्लाई करोगे तो वो लाइट है ना तुम्हारी, बीच में से पास होती हुई दिखाई देगी तुम्हें। बीच में से पास होती हुई यहां से निकलती हुई दिखाई देगी। वो टॉर्च तुम्हारी नीचे से पास होती हुई आराम से दिखाई देगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो इस एक्सपेरिमेंट को तुम घर पर कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला है, अगर येलो कलर की टॉर्च है, अगर तुम्हारे पास येलो कलर की टॉर्च है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके आर पार देखा जा सकता है, इनके आर पार लाइट को स्प्रेड किया जा सकता है। ध्यान से सुनो, जब तुम इस एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना, तो लाइट जो है बीच में से ब्रेक नहीं होगी, बीच में से नहीं टूटेगी। वो लाइट लगातार आगे बढ़ेगी और तुम्हें वो बीच में से निकलती हुई दिखाई देगी। तुम्हें वो लाइट बीच में से निकलती हुई दिखाई देगी। नमक के पार्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाइट बीच में से पास हो जाएगी आराम से। इसका मतलब ये हुआ कि क्या लाइट बीच में ब्रेक हुई, टॉर्च की लाइट को बीच में ब्रेक मिला। ब्रेक का मतलब होता है टूटी क्या वो लाइट, नहीं। तो ध्यान रखना, ब्रेक शब्द मत इस्तेमाल करना, ब्रेक की जगह तुम्हें वर्ड इस्तेमाल करना है स्कैटर। क्या सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें स्कैटर दिखाई दिया? स्कैटर का मतलब क्या लाइट का टूटना दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। लिखो चौथी प्रॉपर्टी। और मेरी बात पे यकीन ना हो रहा तो घर पे करके देखना, लाइट नहीं टूटती है, लाइट लगातार जाएगी। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा आगे जहां पर लाइट टूटेगी, है ना। अभी हेट्रोजीनियस बाकी है, मैंने बताया था ना, होमोजीनियस का भी होता है, हेट्रो का भी होता है। तो लिखो पहले, फोर्थ में लिखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उसमें स्कैटरिंग नहीं होती है। क्या वो लाइट को तोड़ते हैं? वो पार्टिकल्स लाइट को नहीं तोड़ते हैं, वो पार्टिकल्स लाइट को नहीं तोड़ते हैं। लेकिन चलो अभी मैं वो बात बता ही नहीं रहा, है ना। वो मैं बात बताऊंगा आगे, टॉपिक आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, वहां पर मैं वो बात बताऊंगा। वहां पर लाइट टूट जाती है, यहां पर लाइट नहीं टूटती। तो लिखो, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर। बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है लाइट को तोड़ना, ये लाइट को नहीं तोड़ते हैं, तभी तो लिखा है डू नॉट, ये लाइट को नहीं तोड़ते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बोर्ड पे लिखा हुआ है बीम। बीम का मतलब वही है लाइट, है ना। बीम मतलब कई सारी किरणें, कई सारी किरणें, किरण होती है ना, रोशनी। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जैसे तुम सॉल्यूशन से इस लाइट को पास करते हो तो क्या उस लाइट में स्कैटरिंग होती है? क्या वो लाइट बीच में से टूटती है? नहीं टूटती। मेरे कहने पर मत जाओ, घर पर करके देखना। टॉर्च होनी चाहिए लेकिन, है ना, येलो कलर की लाइट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब जैसे तुम लाइट उसमें से पास करते हो तो उस लाइट के अंदर ब्रेक नहीं होता, वो लाइट नहीं टूटती है। मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखवाई है, अब लिखो 5वीं प्रॉपर्टी। मुझे बताओ, जब नमक का पानी फिल्टर पेपर के अंदर तुम डालोगे तो क्या नमक के पार्टिकल्स रुकेंगे? नहीं रुकने वाले हैं।
वो नमक के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के अंदर नीचे चले जाएंगे ना। लेकिन अगर नमक बिना घुला हुआ हो, मान लो सूखा नमक लिया और वो फिल्टर पेपर पे डाला, अब रुकेंगे? अब रुकेंगे। क्यों? क्योंकि वो घुले हुए नहीं है। बात कर रहे हैं हम घुलने की, उसको छोड़ो, सूखे को। घुले हुए थे, है ना, चले गए ना नीचे, सारे नीचे चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि नमक के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के छेदों से भी ज्यादा छोटे थे। नमक के जो पार्टिकल्स थे घुलने के बाद, नमक के पार्टिकल्स घुलने के बाद फिल्टर पेपर के छेदों से भी छोटे थे, तभी तो नीचे चले गए। अगर उसके पार्टिकल्स बड़े होते तो ऊपर नहीं रुक जाते? अगर उसके पार्टिकल्स बड़े होते तो ऊपर रुक जाते? क्या बात कर रहे हो? घुलने के बाद उसके पार्टिकल बहुत छोटे हो गए। फिल्टर पेपर के अंदर, है ना, छोटे छोटे क्या बने हुए होते हैं? पोर्स बने हुए होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छेद। फिल्टर पेपर के अंदर छोटे छोटे क्या बने हुए होते हैं? पोर्स बने हुए होते हैं, छेद। लेकिन नमक के पार्टिकल्स उससे भी ज्यादा छोटे होते हैं, इसलिए वो नीचे से निकल जाते हैं बचकर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखो 5वें पॉइंट में कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के पोर से भी ज्यादा छोटे होते हैं। पोर्स मतलब छेदों से। तो लिखो, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, द particles of solute in a solution, the particles of the solute in a solution pass, PASS, pass through the filter paper, थ्रू बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो पास हो जाते हैं ना, फिल्टर पेपर से आगे निकल जाते हैं। पास थ्रू द, बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्रू, पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से बाहर निकल आते हैं वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स उसके छेदों से भी छोटे थे जो पास होकर निकल गए। लिखो, हैंस solute particles are smaller than, hence solute particles are smaller than, solute particles are smaller than solute particles are smaller than pores, बोर्ड पे लिखा है pores, pores मतलब छेद। सोल्यूट के पार्टिकल्स उनके छेदों से भी ज्यादा छोटे थे। सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर के छेद बड़े थे और सोल्यूट पार्टिकल्स छोटे थे, इसलिए वो वहां से निकल गए। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखनी है बस, लास्ट प्रॉपर्टी, 6th लिखो। मुझे बताओ, जब तुम नमक को पानी में घोलते हो, बताओ तो हद ही हो गई है, नमक पानी, इतने में तो नींबू पानी बना के पी ले बंदा, है कि नहीं? तो जब नमक को पानी में घोलते हो, भाई क्या करे, एग्जाम्पल तो यही दूंगा ना, टॉपिक ही यही चल रहा है। तो मुझे बताओ, जब नमक को पानी में घोल लेते हो तो उसके आर पार दिखाई देता है ना, ग्लास के अंदर घोलो और उसको आर पार देखो, सामने का तुम्हें दिखाई देगा आराम से। मैं ये तो नहीं कह रहा क्लियर दिखाई देगा, लेकिन दिखाई जरूर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। तो लिखो लास्ट प्रॉपर्टी, अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, मैं बोर्ड पे स्पेलिंग लिख देता हूं, अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज
ट्रांसपेरेंट इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है भाई, ट्रांसपेरेंट होता है। अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ट्रांसपेरेंट इन नेचर। और जरूरी नहीं है हमेशा कोई कलर ना हो, जैसे कि तुम चीनी को पानी में मिलाते हो तो कोई कलर बदलता है नहीं, लेकिन कभी कभी कलर बदल जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, लिखो इट मे बी कलरलेस और कलर्ड। अभी तक मैंने तुम्हें कलरलेस का एग्जांपल दिया है ना, कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। चीनी को पानी में घोला, क्या कलर बदला, नहीं बदला, कलरलेस। नमक को घोला, क्या कलर बदला, नहीं बदला, वही कलर रहा ना। लेकिन कुछ केसेस में कलर बदल जाता है हल्का फुल्का, देखना भी। लिख लो इट मे बी, बोर्ड पे लिखा हुआ है मे बी, मे बी, इट मे बी कलरलेस और कलर्ड। कलरलेस भी हो सकता है और कलर्ड भी हो सकता है। मतलब कलरलेस जिसका कोई कलर ना हो, और कलर्ड जिसका कोई कलर हो। कलरफुल और कलरलेस, है ना, कलरलेस और कलर्ड। लिख लो फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताओ शुगर को पानी में मिलाते हो कलर आता है क्या, नहीं, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है। लिखो फॉर एग्जाम्पल, solution of sugar in water, for example solution of sugar in water is colorless। ये तो होता है कलरलेस, ये तो होता है कलरलेस। solution of sugar in water, solution of sugar in water is colorless। कॉमा लगा के लिखो कॉपर सल्फेट, मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूं। कॉपर सल्फेट ऐसा सब्सटेंस है, जैसे तुम इसे पानी में मिला देते हो ना, तो पानी में मिलाते ही पानी का रंग है ना हल्का हल्का स्काई ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, लेकिन फिर भी आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट तब भी रहेगा, तो लिख लो कॉमा लगा के कॉपर सल्फेट इन वाटर हैज ब्लू कलर। तो मैंने तुम्हें दोनों एग्जांपल लिखवा दिए, सॉल्यूशन कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड भी होते हैं। तो कॉमा लगा के लिख लो कॉपर सल्फेट इन वाटर। कई बार पेपर में आ चुका है, ध्यान से सुनो, पेपर में और टेस्ट में आता है, एक ऐसे सॉल्यूशन का नाम बताइए जो कलरलेस होता है, और एक ऐसे सॉल्यूशन का नाम बताइए जो कलर होता है, जिसका कलर होता है। एक जिसका कोई कलर नहीं होता है और एक जिसका कलर होता है। तो जिसका कलर नहीं होता है शुगर वाटर, और जिसका कलर होता है कॉपर सल्फेट और वाटर, है ना। तो लिख लो कॉपर सल्फेट इन वाटर हैज ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट in water has blue color।